हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज पेश हुए बजट की। तो शिवराज सरकार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने पर केंद्रित रहा। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है और बजट में हर वर्ग समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को विपक्ष के शोर शराबे का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट इस बार विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुआ। विपक्ष के विधायकों की टोका टोकी के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। 2,79,237 करोड़ के बजट में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं शिक्षा पर फोकस करते हुए सरकार ने 13,000 टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की है। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 सीटें की जाएंगी, यानी टोटल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। बजट की खास बात ये रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार 27,792 करोड़ का चाइल्ड बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बार पृथक से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, जिससे 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। महिला आर्थिक वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के एक नवीन योजना प्रस्तावित, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया। आगामी वर्ष में वेतन से संबंधित भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाएगा। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विश्व स्वरूप को एक नई आभा प्राप्त होगी। इस बजट में भू अर्जन संबंधी कार्य हेतु आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। बजट भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री की आवाज दब गई, लेकिन वो अपना भाषण पढ़ते गए। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें, जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें। मुख्यमंत्री ने इसे संसदीय परंपराओं का अपमान बताया। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। वहीं पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कमलनाथ ने CM शिवराज को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है, जबकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 31% DA उनको दे दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई सरकार ने कभी रखी। पुरानी पेंशन पर अभी कोई विचार नहीं हुआ।
कुल मिलाकर बजट अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर खुश करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो शिवराज सरकार के बजट को जहां विपक्ष झूठ का पुलिंदा बता रहा है, वहीं सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विश्वास सारंग ने बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बताया है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने बजट को समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला बताते हुए कहा कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता साफ दिख रही है। वहीं विपक्ष के विधायक बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। आम जनता के सुझाव के द्वारा लिया गया बजट है। अच्छी बात यह है कि इस बजट में नया कोई कर नहीं लगाया गया। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को परिलक्षित करता हुआ ये बजट है। न किसान हमारा खुश, न हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला, बल्कि जो रोजगार में थे वो भी बेरोजगार हो गए। हमारी माताएं बहनें जो घर का चूल्हा चलाती हैं वो सब बढ़ती हुई महंगाई से दुखी हैं। तो ये जो आपने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मध्य प्रदेश की आम जनता भर रही है, उसको मिला क्या है? दिशाहीन बजट है। इस बजट में ना आम आदमी को राहत देने के लिए कोई बात की गई है, ना नौजवानों के रोजगार के लिए अवसर पैदा हो, इसके लिए कोई रोड मैप किया गया है। समाज के सभी वर्गों को राहत मिले, ऐसा ये बजट है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उस बजट में उनकी संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दिखावे का बजट है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर इन्होंने 17 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज से लाद दिया और मध्य प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। शिवराज सरकार के बजट से व्यापारी और उद्योग जगत खुश नजर नहीं आया। हालांकि बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने से इसे एवरेज बजट बताया गया, लेकिन उद्योगों को बाकी जिन राहतों की दरकार थी उन्हें वो नहीं मिल पाई। जबलपुर के आर्थिक मामलों के जानकारों ने भी 55,000 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे पर सवाल उठाए। पहले सुन लीजिए, इसके बाद बोलिए ना, सुन लीजिए ना। इस बजट में 55,000 करोड़ का जो राजकोषीय घाटा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक बजट है, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी मांग चैम्बर ने की थी। चैम्बर ने और हम लोगों ने मांग रखी थी सरकार के समक्ष, उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार खरी उतर पाई। अगर डीजल सस्ता कर देते तो ये मैं समझता हूँ कि आम जनता को बड़ा राहत देने का काम करते, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कि रेट बढ़ा के अगर सब्सिडी दे दी या सहयोग दिया इतनी राशि का, तो इस पर ये पॉइंट कुछ समझ नहीं आता। बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक है। लाखों के पद खाली होने के बाद मात्र सरकार ने 13,000 शिक्षकों की भर्ती के पद की बात करी है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के बजट से रियल एस्टेट कारोबारियों में भी मायूसी दिखाई दी, तो अर्बन प्लानर्स ने भी शहरी विकास को लेकर किए गए प्रावधानों पर सवाल खड़े किए हैं। क्रेडाई के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में राहत तो दूर जिक्र तक नहीं किया गया है। एमपी क्रेडाई के सचिव मनोज मीक ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में दम तोड़ चुके रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार से राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने बजट में प्रदेश में 10,000 करोड़ के इस सेक्टर को कोई राहत नहीं दी है। वहीं बीते दिनों सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लगने वाले शुल्क को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में अब क्रेडाई ने प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में 20% तक दामों में वृद्धि का फैसला किया है। रियल एस्टेट पे पहले ही कर लगा दिए गए हैं, जो जरूरत से मतलब काफ़ी अधिक हैं, जिससे आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महंगे होंगे और अंततः मकान महंगे होंगे। कुल मिला के कोई बहुत उत्साहजनक बजट मुझे तो नहीं दिखा, खास करके हमारे सेक्टर के लिए तो नहीं दिखा है। अपन बात करें तो आज की तारीख में स्मार्ट सिटी की बात करें, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इनके लिए जो बजट एलोकेशन हुआ है वो उस परसेंटेज में नहीं हुआ है जिस मात्रा में उसे होना चाहिए। आप जो भी बजट का प्रावधान कर रहे हैं, अगर रीजनल प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, शहर के मास्टर प्लान्स नहीं आ पा रहे हैं, तो वो सारे कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकली काफ़ी महंगे होंगे, खर्चा ज़्यादा होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजनीति से संन्यास के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी राजनीति नहीं छोड़ी थी, बस कुछ दिन की छुट्टी ली थी। वहीं शराबबंदी को लेकर अब उमा के तेवर बदले बदले नजर आने लगे हैं। पहले जहां वो शराबबंदी के लिए अभियान की बात करती थी, तो वहीं अब वो शराबबंदी को समाज के सहयोग से करने की बात कहने लगी हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची उमा ने कहा कि शराबबंदी सरकार का फैसला है और समाज उसके पीछे चले।
यहाँ बात राजस्व की होती है, पर अगर राजस्व वसूली की बात करेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इस पर बीजेपी का कहना है कि नशा मुक्ति का प्रावधान बजट में किया गया है और शराब भी इसी में आती है। हमारी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाए हैं, वहीं कांग्रेस ने निशाना साधा। मैं राजनीति कभी छोड़ने वाली हुई नहीं, राजनीति मैंने छोड़ी ही नहीं। मैंने खाली कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली और नशाबंदी समाज का निर्णय हो तो सरकार उसके पीछे चले। नशाबंदी में सरकार समाज का सहयोग करे और शराबबंदी में सरकार फैसले करे और समाज उसका सहयोग करे। दीदी शराबबंदी की बात कर रही हैं, जिसका अंतिम अभिप्राय नशाबंदी से तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम पूर्ण नशाबंदी के प्रयासों के प्रति संकल्पबद्ध हैं, कृतिबद्ध हैं और इसलिए बजट में भी नशाबंदी के लिए प्रावधान किया गया है। जागरूकता भी लाएंगे और नियम भी बनाएंगे। कि शिवराज सरकार ने आम जनता के लिए कहीं कोई राहत नहीं दी, बल्कि शराब की दुकानें बढ़ा दी। इसके अलावा शराब सस्ती करने की भी बात की। तो शायद मुझे लगता है उमा भारती की नाराजगी उस चीज़ को लेकर रही होगी, क्योंकि आम जनता के लिए ये बजट एकदम खोखला बजट निकला। बड़वानी जिले की 2 नगर पालिका और 2 नगर परिषद में कुल 7 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। नगर पालिका सेंधवा, बड़वानी और नगर परिषद पानसेमल और खेतिया के 7 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। बता दें कि जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर कांग्रेसी विधायक हैं। जिन नगर पालिका और परिषद की सीटों पर उपचुनाव है उनमें भी 3 पर कांग्रेस के ही अध्यक्ष निर्वाचित हैं। इसके बाद भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में जिला कांग्रेस अब प्रशासन से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और प्रदेश सचिव सुनील शर्मा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, जिसके बाद देवेंद्र शर्मा की तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी और एसडीएम ने दोनों नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हुए। दरअसल कांग्रेस हजीरा सब्जी मंडी के विस्थापन का विरोध कर रही है। 1 महीने पहले कांग्रेस के पुतला दहन के दौरान एक एसआई झुलस गया था, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता के ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेसी नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। निर्दोषों को जेल भेज दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसी के लिए तो बैठे हैं। और यहाँ भी अब यहाँ पे जब से बैठे हैं अनशन पे तब से कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पे जो है एक वो मूत्रालय ला के खड़ा किया था, वो भी गायब कर दिया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और हम ये मांग करते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। वह निर्दोष है। जबलपुर में मार्कशीट पाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर मेडिकल और नर्सिंग के छात्रों को मेडिकल विश्वविद्यालय ने राहत दी है। दरअसल पिछले कुछ सालों से मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों को मार्कशीट नहीं भेजी जा रही थी, जिसे पाने के लिए प्रदेश के दूर दराज जिलों से छात्र बड़ी तादाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की कमान संभालने के बाद डॉक्टर प्रभात बुधौलिया ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और करीब 35,000 मार्कशीट छात्रों के कॉलेजों को भेजी गई। मार्कशीट विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए मेडिकल कॉलेजों ने बाकायदा पोस्ट ऑफिस से एग्रीमेंट भी कर लिया है। प्रोविजनल डिग्री के लिए हमारे पास अब एक भी आवेदन शेष नहीं बचा है। जितने थे सभी को हम प्रोविजनल डिग्री दे चुके हैं। डिग्रीज में भी हम लोग बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और ये डिग्रियां भी छात्रों तक जिन जिन को देनी है वो उनके पते पे पहुंचेंगी। मार्कशीट छात्रों के महाविद्यालयों में पहुंचेंगी और डिग्री छात्र के घर के पते पे पहुंचेगी। बाई स्पीड पोस्ट हम लोग ये सब भेज रहे हैं। पन्ना जिले के अजयगढ़ रेंज के वन अमले ने लखनपुर सेहा के तहत अवैध हीरा खदान पर छापेमार कार्रवाई की। रुंज नदी के पास जंगल में अवैध हीरा खनन की शिकायत पर छापेमारी की गई। सुबह में की गई छापेमारी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वन अमले को देखकर लोग जंगलों की ओर भागने लगे। एक भी व्यक्ति वन अमले के हाथ नहीं लगा और टीम ने लगभग 30 से 35 मोटरसाइकिल जब्त की है। 24 साइकिल, पानी भरने के लिए डिब्बे, बर्तन आदि सामान भी जब्त किए। बता दें कि पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में अवैध हीरा खदान चलाने वाले व्यक्ति ने वहां पर पदस्थ बीट गार्ड पर हमला किया था। जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंची तो जो अपराधी थे वो स्टाफ को देखकर वहां से मौके से भाग गए, लेकिन जिस वाहन से वो अवैध जो हीरा चाल का परिवहन करते थे बाइकों को,
तो कल 37 ऐसी बाइकों को मय सामग्री के जब्त किया गया है, जिसमें 7 साइकिलें भी शामिल हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।